गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेव। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, एडवोकेट, झारखंड हाईकोर्ट रांची। आज का लेक्चर्स हमारे यूजर के एक स्पेशल सवाल के परिप्रेक्ष्य में है। हम उनके सवाल को के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनका आंसर्स ही आज का वीडियो का लेक्चर्स होगा। तो उनके सवाल जो है प्रीवी काउंसिल से ऊपर, यानी थोड़ा हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा। तो लिगासी जो है जुरिस्प्रूडेंस एंड रिलेवेंस इन इंडियन लॉ, इस जो प्रीवी काउंसिल्स का लिगासी, जुरिस्प्रूडेंस एंड रिलेवेंस क्या है। तो नंबर वन, बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑफ इंडिया वाज द जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल। हमारे सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होने के पहले क्या सिस्टम था कि हाईएस्ट कोर्ट जो है वो क्या था, जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल। और ये क्या था, लोकेटेड इन लंदन, और ये लंदन में लोकेट था। इट फंक्शन एज ए फाइनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर ब्रिटिश कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया। चूंकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश सब उस समय जो है रूल करते थे, हमारे इंडिया को भी रूल करते थे। तो इसीलिए जो है ये जो जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल्स ये लोकेटेड था लंदन में। एंड इट फंक्शंस, और ये फंक्शन होता था एज द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी, फाइनल अपीलेट अथॉरिटी के रूप में फॉर ब्रिटिश कॉलोनीज एंड इंक्लूडिंग इंडिया। ब्रिटिश कॉलोनीज दूसरा और भी कंट्री जो ब्रिटिश रूल करते थे उसके साथ साथ इंडिया के वो। And historical background established under the British crown, Indian could appeal decisions of the High Court and Federal Court. चूंकि उस समय आपके सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो हाई कोर्ट था और फेडरल कोर्ट था। तो हाई कोर्ट या फेडरल कोर्ट्स के डिसीजंस को आप कहाँ पे चैलेंज कर सकते थे, उस समय चैलेंज कर सकते हमारे कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल के यहाँ। एंड ये जो है कंटिन्यू टिल 1949 तक ये कंटिन्यू हुआ। एंड इसका एबोलिशन कब हुआ? एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल और जुरिडिक्शंस एक्ट 1949, ये इसको एबोलिशन करने के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए। तो जब भाई इंडिपेंडेंट हो गए तो हम लोग अपनी न्यायिक व्यवस्था अपने तरीके से करेंगे, जाहिर सी बात है। तो एबोलिशन बाय द एबोलिशन ऑफ द प्रीवी काउंसिल एंड जुरिडिक्शन एक्ट 1949, एक एक्ट बना के इस कमेटी को, इस बॉडी को जो है हम लोग एबॉलिश कर दिए। और नेचर ऑफ द प्रीवी काउंसिल्स, इट वाज नॉट ए टाइपिकल कोर्ट बट it was not a typical court but a committee of advisors to the crown। जो ब्रिटिश क्राउन लोग थे, राजा लोग थे, उसी के एक एडवाइजर के रूप में ये कमेटी, ये बॉडी फंक्शन थे। इट्स डिसीजंस वेर फॉर्मली एडवाइज टू द किंग क्वीन, और इनकी जो डिसीजन है एक राजा को या क्वीन को एक एडवाइस के रूप में दिया जाता था। बट इन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस इट डिसीजंस वेर बाइंडिंग लॉ, लेकिन उसको जो है लॉ के हिसाब से बाइंडिंग था। एंड इम्पोर्टेंस इन इंडियन लीगल सिस्टम, और वो इंडियन लीगल सिस्टम में उसका इम्पोर्टेंस भी था। द प्रीवी काउंसिल्स प्लेड ए फाउंडेशन रोल इन शेपिंग इंडियन लॉ, और इस प्रीवी काउंसिल्स की जो रोल था उसको देखते हुए हमारे इंडियन जो इंडियन लॉ है उसका एक फाउंडेशन और एक शेप बना, एक स्ट्रक्चर्स के जैसे बना। एंड डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और उसी से हमारे कंसेप्ट आया और एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का हमारा प्रिंसिपल बना, प्रॉपर्टी लॉ बना, एंड क्रिमिनल लॉ एंड एविडेंस। हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रेसिडेंट जुडिशियल डिसिप्लिन जो है लैंडमार्क प्रीवी काउंसिल्स का जजमेंट है, नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस नवाब हुसैन बेगम। एंड इसके जो प्रिंसिपल्स है
recognitions of beneficiary rights in contract, and Pakala Narayana Swamy versus Emperor, and लैंडमार्क इन क्रिमिनल्स लॉ, इसके भी प्रिंसिपल्स है, एंड इसको डिफाइंड इस तरह किया गया, कन्फेशंस अंडर सेक्शंस 24 एविडेंस एक्ट, ए कन्फेशंस मस्ट एडमिट गिल्ट इन टर्म ऑफ ऑफेंस, एंड अदर एक केस है जो इम्पोरर वर्सेस बेनोरी लाल शर्मा, इनकी जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इस तरह दूसरा एक केस है लाला बेनी राम वर्सेस कुंदन लाल, इनकी जो प्रिंसिपल्स है प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। इंटरप्रिटेशंस इसमें जो है प्रिवी काउंसिल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस इंटरप्रिटेशंस में हम लोग पाते हैं कि प्रिवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट लोकेशन and London, India Authority, British Crown and Constitutions of India. Nature, adverse judicial accessibility, expensive, distinct and accessible. तो ये सारे जो हमारे कंसेप्ट आया और हमारे आज के जो प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम्स है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एक बैकग्राउंड वहाँ की जो अच्छी चीज़ें जो है उसको आपको लेके आगे बढ़ना है। उसी तरह जो है अगर हम प्रीवी काउंसिल को क्रिटिसाइज करें तो देखेंगे कि इनकी जो मेजर ड्रॉबैक क्या आता है, तो जस्टिस डिलीवर्ड फ्रॉम द फॉरेन लैंड, उस समय जो है चूँकि ये आप बताया कि लंदन से ये हैंडल होता था, उनका इस्टेब्लिशमेंट लंदन में था, तो ये क्या होता था कि जस्टिस डिलीवर्ड फ्रॉम द फॉरेन लैंड एंड एक्सपेंसिव लिटिगेशन, और ये लिटिगेशन के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन रियलिटीज़, हमारे इंडियन की जो रियलिटीज़ है उस अंडरस्टैंडिंग का एक गैप था, एक कमी था, और ट्रांजिशन टू इंडियन जुडिशरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद उसकी जो अच्छी चीज़ को लेते हुए हम लोग आगे बढ़े, और फिर पहला जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन हुआ, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ 1950 में। आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के पहले हमारे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और फिर 1950 में फाइनली हमारा सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर जो है प्रेजेंट रिलेवेंस ऑफ प्रीवी काउंसिल जजमेंट को अगर देखेंगे, क्योंकि आज भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी किसी प्रीवी काउंसिल की जजमेंट को रिफर करते हैं, तो नोट ओवर रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, नॉट इनकंसिस्टेंट विथ इंडियन स्टैट्यूट्स एंड कोर्ट स्टिल साइट प्रीवी काउंसिल। आज भी जो है हम लोग उसको साइट करते हैं और उसका रेफरेंस देते हैं, एंड स्पेशली द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, एविडेंस लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशंस में, प्रैक्टिकल्स यूज इन कोर्ट प्रिवी इम्पोर्टेंस, हमारे जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए जो इम्पोर्टेंस है, द प्रिंसिपल लेट डाउन बाय द प्रिवी काउंसिल्स द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल स्टिल होल्ड्स persuasive value and continues to be followed unless expressly ordered by Honorable Supreme Court. इसी तरह अगर हम डॉक्ट्रिन की बात करें तो डॉक्ट्रिन कंट्रीब्यूट्स प्रीवी काउंसिल एस्टैब्लिश नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रीजनिंग एंड बाइंडिंग प्रेसिडेंट सिस्टम्स। तो स्ट्रॉन्ग हम लोग एक इसको कंक्लूजन के रूप में देख सकते हैं कि the Privy Councils no longer exercise jurisdictions over India. Its imprint on India jurisdictions in age indelible and many foundations principles we argue today and were shaped in the courts of London but continue to live in the
कोर्ट रूम ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशंस, लेकिन हम लोग इसको लास्ट में एक लाइन के रूप में हम लोग इसको कह सकते हैं कि द प्रिवी काउंसिल इज नो लॉन्गर आवर कोर्ट ऑफ अपील। The Privy Council is no longer our court of appeal, but it remains a court of intellectuals heritage। ये लाइन हम लोग कह सकते हैं कि आज हमारे प्रिवी काउंसिल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उनकी जो जजमेंट है, उनकी जो कुछ फाइंडिंग्स है, उनको जो है आज भी हम लोग रिफर करते हैं, और इसलिए हम लोग ये लाइन को जो है दोहरा सकते हैं कि द प्रिवी काउंसिल इज नो लॉन्गर our court of appeal, but it remains a court of intellectual heritage। तो ये था हमारा डिस्कशंस रिगार्डिंग द प्रिवी काउंसिल, और होप सो हमारे व्यूअर्स, हमारे यूज़र, हमारे फ्रेंड्स लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।